नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही चर्चित केस है ना, जिसो जिसे हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के नाम से जानते हैं। और ये केस जो था भारतीय संविधान के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अगर देखा जाए इनडायरेक्ट वे में, तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये केस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो ऐसा इस केस में क्या था, देखिए हम सुनते तो है केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, तो हमें मतलब बस कुछ कुछ बातें उसमें पता होती हैं। जैसे कि संविधान का जो है बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो नाम था, वो जो कॉइन हुआ था, मतलब उछला था, वो उसी टाइम उछला था। कुछ ये थोड़ा बहुत बस इतना हम सुनते हैं और इतना हमें पता रहता है। लेकिन एक्चुअली में इस केस में हुआ क्या था, कितने लोग को तो ये भी नहीं पता केशवानंद भारती थे कौन। वो वकील थे कि वो एक आम आदमी थे, कि वो संत थे कि महापुरुष थे कि ऋषि थे कि मुनि थे। बहुत लोगों को नहीं पता कि केशवानंद भारती थे कौन। ठीक है, तो चलिए आज हम उसी के बारे में जानेंगे। केशवानंद भारती की केस स्टडी करेंगे हम उसकी, है ना, कि उसमें क्या हुआ था। तो देखिए सबसे पहले हम आपको केशवानंद भारती जी को दिखा देते हैं। देखिए ये है केशवानंद भारती जी आपकी, ये जो संत के कपड़े पहने हुए हैं, यही आपके केशवानंद भारती जी हैं। ठीक है, ये देखिए ये है केशवानंद भारती जी। ठीक, अच्छा ये तो आपने देख लिया केशवानंद भारती जी थे। ठीक है, मैटर क्या फंसा था मैटर ये फंसा था कि सरकार जो थी, है ना, वो क्या कर रही थी कि लोगों की जमीन जो है उसको जो है हड़पना शुरू कर दी थी। आजादी के बाद बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी जमीनें थी। ठीक है, इसी में एक चर्चित है आपका ये गोलकनाथ केस हो गया, है ना। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो कि इसको लेके चर्चा में। और सरकार उनकी क्या करती थी, लोगों की जमीनें जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो सरकारी कब्जे में लेना स्टार्ट कर दी थी। लोग कुछ देती थी और बाकी एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि भाई इतना जमीन आपके पास रहेगी, बाकी जो एक्स्ट्रा होगी वो सरकार के अंडर आ जाएगी। ठीक है तो ऐसा ही कुछ हुआ था। तो देखिए इससे पहले अगर आप देखेंगे तो गोलकनाथ केस में क्या हुआ था, थोड़ा सा पहले उसको देख लेते हैं, उसके रेफरेंस से फिर इधर आएंगे। गोलकनाथ केस में क्या हुआ था कि 500 एकड़ गोलकनाथ केस जो है वो पंजाब सरकार और बनाम गोलकनाथ के बीच में हुआ था। 500 एकड़ की जमीन थी, पंजाब सरकार ने उसको टेक ओवर करने की कोशिश की। उसको लेके जो है ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो 31 में आर्टिकल 31 में पड़ा हुआ है ना, अनुच्छेद 31 में था, जो कि फंडामेंटल राइट यानी जिसको फंडामेंटल कौन सा मूलभूत अधिकार है ना, तो फंडामेंटल राइट में आपका वो आता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक वर्डिक्ट दिया, है ना। उसमें 11 जजों की बेंच थी और 6-5 से वो वर्डिक्ट जो भी मतलब फैसला था वो सुनाया गया था। उसमें ये कहा गया था कि संविधान के मतलब उसमें फंडामेंटल जो राइट्स है उसमें सरकार जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो उनके केस में ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का था कि आप फंडामेंटल राइट में यानी मूलभूत अधिकार में आपका जो है संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में पड़ा हुआ था। तो उसी को लेके गोलकनाथ ने क्या किया था कि पंजाब सरकार के विरुद्ध आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके मूलभूत अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो वो उस अधिकार के तहत गए थे। ठीक, तो उसमें एक वर्डिक्ट आ गई कि भाई ऐसा ऐसा है, आप संसद जो है वो मूलभूत अधिकार के तहत जो भी चीजें आएंगी उसको परिवर्तित नहीं कर सकता है ना, फंडामेंटल राइट को। अब ये बात बड़ी चली, आगे चलती गई, तो ये 1967 यानी 1967 की बात है गोलकनाथ केस की। उसके बाद आ जाते हैं केशवानंद भारती के केस में। केशवानंद भारती के केस में भी सेम हुआ, इनके पास हजारों एकड़ जमीन थी। और देखिए ये अगर आप देखेंगे ध्यान से
कासरकोड, कासरकोड एक जगह है केरला में, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये अगर आप ध्यान से देखें ना, कासरकोड यहाँ ये आपका ऊपर लिखा हुआ है। और ये जो है आपका, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये कर्नाटका है, ये आपका कौन सा है, ये आपका कर्नाटका है। और कर्नाटका के बगल में इधर अगर आप आते हैं यहाँ पे नीचे तो ये केरल है, ठीक है। और कर्नाटका में एक जगह चिकमंगलूर, वहां पे श्रृंगेरी पीठ है ना, तो शंकराचार्य वहां पे थे, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री का है पोर्शन, आप देखेंगे तो श्रृंगेरी पीठ में जो शंकराचार्य थे, तो वहां पे जो शंकराचार्य होते हैं वो कासरकोड पे भी एक शैव मत का एक वहां पे भी वो है, मतलब आश्रम है ना। तो वहां पे जो भी व्यक्ति जो मतलब वहां का मठाधीश बनता है, उस मठ का जो कोझिकोड कैसरकोड में है, तो कैसरकोड में जो भी बंदा मठाधीश बनता है तो उसकी सहमति जो है श्रृंगेरी पीठ से जो शंकराचार्य रहते हैं उनकी सहमति के बाद ही वो बनता है, ठीक है। तो वो जो बंदा कैसरकोड में जो बनेगा मठाधीश, वो केरला में जो है वो शंकराचार्य केरला में कहा जाता है, केरला राज्य में उनको शंकराचार्य कहते हैं, ठीक है। अब बात यही यहां से शुरू होती है कि केशवानंद भारती उसी मठ के जो कैसरकोड में जो मठ था शैव मठ, वहीं पे वो शंकराचार्य की तरह अपना पद ग्रहण किए थे। और 19 साल की उम्र में शायद उन्होंने कर लिया था। फिर इनके गुरुजी जो है मतलब सन्यास ले लिया था, फिर इनके गुरुजी मतलब देहांत हो गया, तो उसके बाद ये वहां के महंत बन गए, ठीक है। अब हुआ क्या कि केरला अधिनियम 1963 के तहत सरकार जो है क्या करना शुरू की कि जमीनों को जो है जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है उसका अधिग्रहण करना सरकार शुरू कर दी। तो इनके पास, इस मठ के पास हजारों एकड़ जमीन थी, जिसमें ये लोग मतलब सिर्फ ऐसा नहीं था कि ये लोग सिर्फ मतलब आध्यात्मिक चीजें ही उसमें चलाते थे। ये लोग करते क्या थे कि नृत्य, गायन, मतलब स्कूल भी खूब चलाते थे। तो वहां पे मतलब कल्चरल तरीके से भी स्कूल चलाते थे। तो ये वहां पे ये ऐसा कुछ काम कर रहे थे सामाजिक टाइप का। अब हुआ क्या कि केरला में इन्होंने मतलब केरला जब ये स्टार्ट हुआ, मतलब इनका इंक्रोचमेंट शुरू कर दी सरकार, तो ये पहले केरल हाई कोर्ट गए, ठीक है। केरल हाई कोर्ट में इन्होंने कहा मतलब वहां पे गए। और अच्छा, एक बात और इसमें किया था सरकार ने कि इसको क्या किया कि ये जब इनकी जमीन इंक्रोच हो रही थी, है ना, तो उस टाइम क्या हुआ, शंकराचार्य ने आर्टिकल 26 का सहारा लिया, है ना, जिसमें आर्टिकल 26 जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा मूलभूत अधिकार है। और अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है कि आप धार्मिक चीजों के लिए मतलब धन संग्रह या संपदा संग्रह कर सकते हैं। इसको लेके वो मतलब धार्मिक आधार पे कि वो धार्मिक संपदा है उसको आप इंक्रोच नहीं कर सकते हैं, इसी को लेके वो गए थे वहां पे। अच्छा, उसके पहले क्या हुआ था, उसके पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो थी, जो संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल 31 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था, उसमें 24वां, 25वां और 29वां इन संविधान संशोधन के अंदर आप जाएंगे तो वो सारी चीजें दी हुई हैं कि कैसे कैसे चीजों को मतलब इन लोगों ने किया है ना। तो 29वां जैसे संविधान संशोधन अगर आप देखेंगे कि कुछ हुआ नहीं था इसमें। देखिए 29वें संविधान संशोधन में ये किया गया था कि जो भी मुद्दा, जैसे कोई भी मुद्दा है, अगर हम उसको उठा के और नवी अनुसूची में अगर डाल देते हैं तो उसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट में उस मुद्दे के खिलाफ आप जाके मतलब वो नहीं कर सकते, मतलब अपील नहीं कर सकते कि ये मतलब उस पर कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती और ना आप जाके उस पर अपील कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, नवी अनुसूची में तो आपने डाल दिया, ठीक है। अब ये क्या है कि ये जब केरल हाई कोर्ट में मैटर हार गए, कौन, आपके केशवानंद भारती यहां से हार गए, ये अपना केस यहां से हार गए क्योंकि ये आर्टिकल 26 का सहारा लेके गए थे। फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर क्योंकि इसका ही सहारा लिया गया कि धार्मिक संपदा के बिहाफ पे गए थे कि ये धार्मिक संपदा है और आर्टिकल 25 जो है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता को वो करता है और आर्टिकल 26 क्या करता है कि आप मतलब कोई भी धार्मिक आधार पे चंदा इकट्ठा कर सकते हैं या संपदा इकट्ठा कर सकते हैं ना, और अपने धर्म का उत्थान कर सकते हैं। तो आर्टिकल 26 को ये लेके फिर यहाँ पे केरला में तो हार गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो गया केस, वहां गए तो वहां पे जजों ने इसको देखा और देखने के बाद उन्होंने ये किया
कि उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, मान लीजिए कि जो भी है ये हाई कोर्ट का मैटर मेरे पास आया, लेकिन इसमें जो है कुछ टिप्पणियां करना जरूरी है इस केस में। नहीं तो अगर ऐसे अगर सरकार मान लीजिए कोई भी चीज बनाई और उठा के क्या करी, 9वीं अनुसूची में डाल देगी, है ना, तो अब उसके बाद उसको पता है कि अंड बंड कुछ भी बना दे, है ना, चाहे वो संविधान के मतलब उसमें दायरे में आए या ना आए। भाई मान लीजिए कोई भी अगर हम कानून भी बना रहे हैं तो हमारे संविधान के दायरे में कानून होना चाहिए ना। अब 9वीं अनुसूची में डाल दिए, संवैधानिक कानून है, संविधान के अनुसार बना है कि नहीं बना है, इससे कोई मतलब नहीं, 9वीं अनुसूची में डाल दिए, हो गया, है ना। अब उसके बाद अपना तो अपील कर सकते हैं कोर्ट में और ना कोर्ट उस पर संज्ञान ले सकती है। तो ये जजों ने तुरंत वहां पे पकड़ लिया इस चीज को, और वहां पे जजों ने बहुत ही चालाकी से काम किया, क्योंकि हाई कोर्ट का मैटर था। हाई कोर्ट के जो मतलब वर्डिक्ट होते हैं उसको पलटा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस केस में क्या हुआ था कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चालाकी से काम लिया। उन्होंने किया क्या कि कहा कि ठीक है चलिए मान लीजिए, तो वो कह दिए सीधे कि भाई संपत्ति है, संपत्ति का जो अधिकार है वो हमने उठा के उसमें से हटा दिया है। तो यहाँ पे केशवानंद भारती तो हार गए, पहले ये समझ लीजिए, वो केरला में भी हार गए थे, मतलब उनके फेवर में नहीं आया वर्डिक्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके उनके विरुद्ध ही वर्डिक्ट आया था। और देखिए गोलकनाथ हमने पहले बताया, उसमें कितने लोगों की बेंच थी, 11 जज बैठे थे, 6-5 से उसमें वोटिंग हुई थी, है ना। तो वो हमने बताया फंडामेंटल राइट में छेड़छाड़ नहीं हो सकता। अब एक बार इस पे बन चुका था, इस मुद्दे पे जो इंक्रोचमेंट हो रही थी जमीन की, तो इस पे एक बार तो आपका जजमेंट दिया जा चुका था 11 जजों द्वारा। अब क्या है कि 11 जज से ज्यादा ही जज को लाना पड़ेगा, तो इसमें 13 जज को ले आया गया और 13 जजों से सुनवाई की गई, है ना। 13 जजों ने इस पे सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद ये 68 दिन तक ये सुनवाई चली थी, है ना, और 703 पन्ने में इसकी वर्डिक्ट लिखी गई थी। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, भाई उन्होंने जो था इनके विरोध में आया था, मतलब केशवानंद भारती के विरोध में ही आया था, ये अपनी जमीन खो बैठे, मतलब जमीन तो सरकार ने क्रोज कर ही लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे एक छोटा सा चीज लेके आया बीच में, और वो बहुत बड़ी चीज थी तो 2 लाइन, 2 क्या 1 लाइन भी पूरी नहीं थी, लेकिन थी बहुत बड़ी चीज। उन्होंने ये कहा कि आप अगर कोई भी संशोधन करते हैं आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत जो है आप अगर कोई संविधान संशोधन करते हैं, तो उस केस में ये होगा कि आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, वो आपका वायलेट नहीं होना चाहिए। यानी संविधान का मूलभूत ढांचा ही बर्बाद हो जाए, ऐसा कोई भी सुधार नहीं होना चाहिए। तो वहां पे सबसे पहले आया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहीं से स्टार्ट हुआ। तो इस केस ने जो है, ये केस हारा जीता वो एक अलग मुद्दा है, इस केस में हार जीत एक अलग मुद्दा है, लेकिन इस केस में जो है जुडिशरी ने जो एक काम किया है, वहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लोकतंत्र मजबूत हुआ है। क्योंकि अगर आज के प्रेजेंट सिनारियो में आप देखिए तो इतना मतलब जुडिशरी का वो होने के बाद तो ये नेता मानते नहीं है, जिनको जो मन करता है वो कर देंगे सब, है ना, अपने मन से कानून बना देंगे, अपने मन से अध्यादेश ला देंगे, है ना। अगर ये सोचिए कि बेसिक स्ट्रक्चर अगर नहीं होता तो ये नेता क्या करते इस देश का। अब क्या है कि जब बेसिक स्ट्रक्चर आ गया तो उसमें जो है आर्टिकल 13 के तहत, जो संविधान में अनुच्छेद 13 है फंडामेंटल राइट में, उसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर के तहत ये कहा गया है कि अगर संसद कोई भी कानून संविधान के दायरे से बाहर जाके बनाती है तो उस कानून को नल एंड वॉइड में डाल दिया जाएगा, यानी उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखिए ये छोटा सा मैटर तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसने भारतीय मतलब राजनीति कह लीजिए, जुडिशरी कह दीजिए, और भारतीय लोकतंत्र, इन सब को इफेक्ट किया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बहुत ही बड़ी चीज है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए आज तक केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज की चर्चा आज तक होती है। आप जब भी पढ़ेंगे पॉलिटी, आप जरूर केशवानंद भारती का केस पढ़ते हैं, और इसको लैंडमार्क वर्डिक्ट माना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आगे थोड़ा बात कर लेते हैं। जब ये आ गया
जब ये 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ और 22 अप्रैल 1973 को इसकी वर्डिक्ट आई, उसके 2 साल बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया। ठीक, इमरजेंसी लगाया और उसके बाद ये मिनी 42वां कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में ले आई थी इन्होंने, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इमरजेंसी लगाने के बाद। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने पूरे संविधान का तहस नहस कर दिया। इंदिरा गांधी ने संविधान के साथ बहुत तहस नहस किया। जब इन्होंने तहस नहस किया तो जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई तुरंत जुडिशरी एक्टिव हुई और जितने भी अनर्गल काम थे, जितने भी अनर्गल मतलब सुधार हुए थे संविधान में, वो सारे के सारे उठा के जुडिशरी ने आर्टिकल 13 के तहत सब उठा के कैंसिल करके नल एंड वॉइड में डाल दिया था। उसमें इंदिरा गांधी का एक और चीज था, उन्होंने कहा था कि 368 के तहत जो भी चीजें मतलब संविधान संशोधन होगा उस पे जुडिशरी कुछ नहीं कह सकती है और वो सर्वमान्य होगा, उसको मानना पड़ेगा। तो फिर जुडिशरी ने इस पे भी क्या किया, उसने कहा रुको, फिर देखा उसने कहा पलटो संविधान पलटो, जल्दी से पलटा, कहा कि आर्टिकल 13 आराम से धीरे देखा, आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बस इसी को लगाया उसने, कहा कि तो संविधान का मूलभूत ढांचा ही बर्बाद हो जाएगा। अगर आर्टिकल 368 के तहत अगर आप ये कह रही जुडिशरी इस पे कुछ कर ही नहीं सकती है तो ये तो फिर संविधान का मूल ढांचा ही वो हो जाएगा। भाई ये संविधान के मूल ढांचा के अंदर ही आता है कि जुडिशरी उस पर क्यों नहीं सुनेगी, और उसको भी उठा के नल एंड वॉइड में डाल दिया। तो अब यहाँ पे एक मुद्दा आता है, यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि जुडिशरी ने क्या ये मेंशन किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो उस टाइम क्लियरली कोई भी मेंशन नहीं था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। 2-3 मुद्दे थे और धीरे धीरे करते करते वो 10 मुद्दे बाद में धीरे धीरे जुड़ते गए। जैसे जो जरूरत पड़ती गई जुडिशरी कहता गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है और ये वायलेट कर रहा है इसको, और उठा के न, तो इससे क्या हुआ, जितने नेताओं की बदतमीजी थी जो ये करते थे, मतलब जब जैसे मन किया हमने बदल दिया, जैसे मन किया हम ये कर दिए, जैसे मन किया हम ये कानून ला देंगे, उसको अगर जुडिशरी को समझ में आ गया कि ये गलत तरीके से किया गया है और ये संविधान के मूलभूत ढांचा को अगर कहीं वो कर रहा है तो तुरंत वो उठा के नल एंड वॉइड डाल देगी। अब इसका एक आपका रियल लाइफ से एग्जांपल जरा जोड़ के देखिए, हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें पहली बात तो जुडिशरी ने 10 मुद्दे दिए हैं। क्या क्या 10 मुद्दे इसमें डिफाइंड है, जुडिशरी ने किए, जैसे जरूरत पड़ती है वो ऐड किया गया उसके अंदर। पहला है संविधान की सर्वोच्चता आपको बरकरार रखनी है। दूसरा कानून का शासन रहेगा, है ना, कानून से चलेगा देश। तीसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता रहेगी, न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप। शक्तियों के पृथककरण यानी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों की शक्तियों का जो पृथककरण है वो रहेगा। संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, देखिए इस पॉइंट को सुनिएगा, धर्मनिरपेक्षता बहुत जरूरी है, इस पे हम बात करेंगे अभी। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और कल्याणकारी राज्य। 10 मुद्दे हैं, अगर इसका वायलेशन होगा तो आपका जुडिशियल रिव्यू लगेगा, और अगर जुडिशियल रिव्यू लगेगा तो ये मान लीजिए कि नल एंड वॉइड में आपका जाएगा। जो भी आप इसको अगर आपने ये 10 मुद्दों को अगर छेड़ा, इसमें कुछ छेड़छाड़ हुआ तो ये समझ लीजिए कि आपका वो कानून जो है कूड़े के करकट के डब्बे में ऐसे उठा के जुडिशरी फाड़ के फेंक देगी। ठीक, अब बात करते हैं, कुछ लोग इस देश में कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। आप करके देखिए, आप एक बार करके देखिए, जिसकी हिम्मत हो एक बार हिंदू राष्ट्र आप घोषित करके देख लीजिए इसको। ये मेरी तरफ से कोई चैलेंज नहीं है और ना मैं इस लायक भी हूं कि आपको चैलेंज कर सकता हूं, लेकिन इतना आप समझ लीजिएगा कि जुडिशरी ने सीधे कहा है कि धर्मनिरपेक्षता पे अगर आंच आई तो इसका मतलब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पे आंच आएगी, और वो तुरंत जुडिशरी उस पे जो है कॉग्निजेंस लेगा और तुरंत उसको वो कर देगा। आप मतलब कितने लोग सोचते हैं आसानी कहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। संविधान का मूलभूत स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। और केशवानंद भारती केस में 13 जज की बेंच बैठी थी और सबसे बड़ा आज तक का जजों का बेंच बैठा था। 7-6 से उसमें वो हुआ था, 7 और 6, 7 जज एक मत में थे और 6 जज एक मत में थे। ठीक है, उन्होंने कहा था नहीं, जो भी मतलब आपका संसद कानून बनाता है वो सही है, ठीक है ना, और मतलब 6 ने ये कहा था और 7 ने कहा था नहीं,
उसको एक दायरे में रह के बनाना है। तो इसमें भी बहुत विवाद छिड़ा था। इसमें कहा था कि आप जुडिशियल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, आप जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे हैं, आप विधायिका के अंदर जो है इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये था कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो विधायिका जो है ये पूरे संविधान को खा जाएगी। इनको जो मन करेगा वो संविधान कानून बना देंगे, उठा के 9वीं अनुसूची में डाल देंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आप 9वीं अनुसूची में कोई चीज डालते हैं और अगर वो संविधान के मूलभूत ढांचे को अगर वो करती है तो हम उस पर रिव्यू कर सकते हैं। आप 9वीं अनुसूची में डालिए चाहे कोई अनुसूची बना लीजिए, अगर आपने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ की है तो हम उस पर रिव्यू करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये छोटा सा चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि केशवानंद भारती का मोटा मोटी केस क्या था, और हमारे समझ से आपको ये पूरा का पूरा बात समझ में आ गया होगा कि केशवानंद भारती केस क्या था। ठीक, और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से संविधान के मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक टैगलाइन है वो आप तक पॉइंट हुआ था यहीं से। और इसीलिए ये भारतीय राजनीति में कह लीजिए, जुडिशरी में कह लीजिए, हर चीज में ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी आपके लिए एक इंफॉर्मेशन था, है ना। और नेक्स्ट किसी मुद्दे पे हम फिर से बनाएंगे, कुछ एक रोचक तथ्य लेके आएंगे, है ना, जो कि आपको सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। और तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और जय हिंद।